जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय में कृषि यानी एग्रीकल्चर पर हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो क्लास में हमने निर्वहन कृषि के दोनों प्रकार आदिम और गहन निर्वहन कृषि पर बात कर ली है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ विशेष प्रकार की आधुनिक कृषि पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। एग्रीकल्चर क्या है वो तो हम समझ ही चुके हैं। अब हम अलग अलग कृषि के जो प्रकार है उनकी विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। तो नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक, विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र पर। तो इसमें कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, व्यापार के उद्देश्य से है वो ये कृषि की जाती है। और ऐसी जो कृषि है वो विस्तृत भूभागों पर यानी विस्तृत भूजोतों पर की जाती है। अगली विशेषता देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। 240 से 1600 हेक्टेयर तक यानी विस्तृत भूजोत है जिस पर यह व्यापारिक कृषि है वो की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में जो भी कार्य है, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कार्य हैं, वो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स है, यंत्र हैं और मशीनें होती है उनके द्वारा ही किया जाता है। चाहे आप ट्रैक्टर की बात करो, थ्रेसर की बात करो, कंबाइन की बात करो, तो यानी मशीनों से ही किया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं भी इस प्रकार की कृषि में मानवीय श्रम है उसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। और ऐसी जो कृषि होती है इसमें मुख्य जो फसल है वो गेहूं होती है। ये छोटा बहुत प्यारा प्रश्न भी बन सकता है भी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो मुख्य फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है, तो वो गेहूं होती है। गेहूं, हालांकि गेहूं के साथ साथ जो जई, राई, तिलहन, अन्य फसलें भी हैं वो बोई जा सकती है, लेकिन मुख्य फसल है वो गेहूं है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। और इस प्रकार जो व्यापारिक उद्देश्य से जो फसल बोई जाती है फिर हमें उसका भंडारण करना होता है। तो उस भंडारण के लिए यानी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम हैं वो बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर उनका स्टोरेज है वो किया जा सके। और एक बहुत बड़ी बात है इसमें भी, इस प्रकार की कृषि का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो अधिक होता है, क्योंकि मशीनों की सहायता से कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम होता है। और अब बात आती है भी ये कृषि होती कहाँ पर है, ये भी एक बहुत प्यारा प्रश्न बनता है अलग से भी। इस प्रकार की जो कृषि है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, आपको याद आ रहा होगा स्टेपीज, प्रेरी, जो हमने बातें की हैं पहले वाली वीडियो क्लास में हम कर चुके हैं भी। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में उनके नाम हैं वो अलग अलग है, वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में अधिक होती है। डेवलप जो कंट्री होते हैं, मैं यूं कहूं इस बात को, जहां भूमि तो ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है। भूमि अधिक है और पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, वहां पर इस प्रकार की कृषि होती है। तो हम कह सकते हैं भी ऐसी कृषि विकसित देशों में, डेवलप कंट्री में अधिक होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है छोटा भी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिएगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसी कृषि का जो एरिया है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि भूमि की उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। तो ये था विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं। एक बार फिर देखें, ये व्यापार के उद्देश्य से होती है, विस्तृत भूजोतों पर की जाती है, सभी कार्य यंत्रों और मशीनों से होता है, प्रमुख फसल है वो गेहूं होती है और
गोदाम बनाए जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों या यूं कहूं भी विकसित देशों में इस प्रकार की कृषि है वो अधिक होती है। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए इसका जो एरिया है वो घटता जा रहा है। अब बात करते हैं अगली प्रमुख कृषि जो है हमारी बागाती कृषि। बागाती कृषि नाम से स्पष्ट है, जिसे हम रोपण कृषि, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है वो कह सकते हैं। तो नाम से स्पष्ट चल रहा है, बागाती यानी बाग यानी बागानों की बात आ रही है। आपने, मैं समझने के लिए आप ये कहूँ भी, आप बात करते हो किन्नू के, संतरे के जो बाग हैं, तो वही बाग वाली कृषि की यहाँ पर बात आ रही है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बड़े बड़े हैं वो बागान बनाए जाते हैं और इसमें एक ही प्रकार की फसल को चूज कर लिया जाता है। आप चाहे गन्ना लगाए, नारियल लगाए, उस प्रकार का प्लांटेशन कर दिया जाता है और फिर उसकी सहायता से कई वर्षों तक प्रोडक्शन है वो लिया जाता है। तो ये एक प्रकार की एक नकदी फसल है और जिसमें प्रोडक्शन है वो लिया जाता है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं भी बागाती कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये भी एक व्यापारिक कृषि ही है और इस व्यापारिक कृषि का विकास कहाँ पर हुआ, किस क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा है, वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बागाती कृषि है वो अधिक होती है और इसको विकसित करने में प्रमुख रोल रहा यूरोपीय लोगों में। आपको याद कीजिए, चाहे हमारे देश की बात करें, हम गुलाम रहे, तो एक दौर था जब दुनिया में उपनिवेशवाद का, दूसरों पर देशों पर कब्जा करने का जो सिस्टम आ गया। तो वहाँ उन लोगों ने देखा भी जो चीज़ उनके एरिया में नहीं होती और उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी चीज़ अच्छी होती है, तो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया। तो देखिएगा, इस व्यापारिक कृषि का विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यूरोपीय लोगों ने किया। और इस बागाती कृषि या बागानों की बात करें तो प्रमुख बागाती फसलें कौन सी है, ये भी एक छोटा अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, इलायची, गन्ना, काली मिर्च, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला। तो ये वो फसलें हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है और यही प्रमुख बागाती फसलें हैं। और इस प्रकार की जो हम कृषि करते हैं उसे लगाने में और उसकी देखभाल में अधिक पूंजी की जरूरत होती है। तो इसकी विशेषताओं में कहें तो इसमें भारी पूंजी निवेश और उच्च प्रबंधन मैनेजमेंट की आवश्यकता है वो हमें होती है। और इस फसली कृषि में, ये एक फसली कृषि है यानी नकदी कृषि है, इस फसली कृषि में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल है वो किया जाता है और इनसे उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है। तो एग्रीकल्चर में क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसायों के लिए ये प्रमुख कच्चा माल हमें उपलब्ध करवाती है। तो हमने कहा भी यूरोपीय लोगों ने इसको ज़्यादा विकसित किया। तो बागाती कृषि के कुछ बागानों के विकास पर भी बात कर लें भी, किस देश ने कहाँ पर किस चीज़ को ज़्यादा डेवलप किया। तो सबसे प्यारा प्रश्न जो प्लस 2 में बहुत बार पूछा जाता है वो है फेजेंडा क्या है, फेजेंडा। तो देखिएगा, यूरोपीय देशों ने ब्राजील में, याद रखिएगा, यूरोपीय देशों में ब्राजील में कहवा के जो बागान लगाए, कहवा एक बागाती फसल है, तो यूरोपीय देशों ने ब्राजील में कहवा के जो बागान लगाए उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वासियों ने हमारे देश भारत और हमारे पड़ोसी श्रीलंका में चाय के बागान लगाए और हमें चाय गिफ्ट में दे गए। और जो आज मेरे जैसे लोग बहुत चाय पीते हैं, नहीं पीनी चाहिए शायद, अंग्रेजों ने भारत श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। इसी प्रकार अंग्रेजों ने मलेशिया में रबड़ के बागान हैं वो अधिक लगाए। तो अंग्रेजों ने ये काम किया तो फ्रांस वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो फ्रांस वालों ने क्या किया, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के बागान हैं वो अधिक विकसित किए। तो अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने सोचा अंग्रेज ये कर रहे हैं, फ्रांस वाले ये कर रहे हैं तो हम भी करें। तो अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान विकसित किए।
फिलीपींस में नारियल और गन्ने के विकास किस देश ने किए? अमेरिका वासियों ने किए। तो ये प्रमुख छोटे प्रश्नों के रूप में भी है और हमें हमारे नॉलेज के लिए भी पता हो भी बागानों का विकास किसने कहाँ किया। तो फेजेंडा सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। यूरोपीय देशों ने ब्राज़ील के अंदर कहवा के जो बागान लगाए, कहवा के, उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। तो ये थी बागाती कृषि, जिसमें एक बार प्लांट लगा दिया जाता है और उससे कई वर्षों तक उत्पादन लिए जाते हैं। यानी बाग की बात की, बागान विकसित किए, बागानों की हमने इसमें बात की। तो ये था विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं और बागाती कृषि की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने मिश्रित कृषि और दुग्ध कृषि पर। सबसे पहले मिश्रित कृषि किसे कहते हैं ये समझते हैं और उसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं। मिश्रित यानी मिक्स, कौन मिक्स? एग्रीकल्चर और पशुपालन। तो मिश्रित कृषि का मतलब होता है जब फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। और ज़्यादातर गांव में हम ये करते भी हैं। भी जो किसान होता है, खेती करता है, वो पशुपालन भी करता है। पशुओं के लिए अलग से चारा भी बोता है, अपनी गेहूँ, बाजरा, चावल आदि इन फसलों के साथ साथ, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि दुधारू पशुओं का पालन भी करता है। तो इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार है वो मध्यम होता है, यानी खेत न तो ज़्यादा छोटे और न ज़्यादा बड़े। क्यों? क्योंकि जब खेत छोटे हैं, ज़मीन कम है, तो वो भाई पशुओं के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा किसान, क्योंकि उसे अपना अनाज भी बोना है। और बहुत अधिक है तो वो व्यापारिक फसल है वो बोता है। तो इसलिए मिश्रित कृषि में ज़्यादातर खेतों का आकार है वो मध्यम होता है, मीडियम होता है। और इस कृषि में भारी पूंजी निवेश भी होता है, इसमें भी खर्चा है वो ज़्यादा लगता है। और इस प्रकार की जो कृषि करते हैं वो किसान कुशल और योग्य होते हैं। तो यानी कुशल और योग्य किसान हैं वो मिश्रित कृषि है वो अधिक करते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है वो शहरों के यानी महानगरों के समीप है वो अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पशुपालन से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है उनकी मांग अच्छी रहती है। और इस प्रकार की जो कृषि है वो विकसित जो देश हैं ज़्यादातर दुनिया के, वहाँ पर की जाती है। तो ये थी मिश्रित कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं अपने डेयरी फार्मिंग पर, दुग्ध कृषि पर, यानी डेयरी उद्योग पर बात हो रही है हमारे। ये भी डेयरी भी एक कृषि का विशेष प्रकार ही है, ये भी एक कृषि का विशेष प्रकार ही है। इसमें पशुपालन से यह जो है दुग्ध कृषि जो डेयरी फार्मिंग है ये पशुपालन से जुड़ा हुआ लोकप्रिय व्यवसाय है, यानी पशुपालन किया जाता है, सीधी सी बात है। इसके अंतर्गत इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो दूध देने वाली जो प्रजातियां हैं उनको पाला जाता है। और इसमें जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनके प्रजनन, उनके पशुचारण, उनके नस्ल सुधार पर है वो विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसमें क्योंकि ये एक बड़े लेवल पर जब काम किया जाता है तो दूध दोहने और उसे परिष्कृत, पाश्चुरीकृत करने का जो कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। दूध दोहने और उसके परिष्कृत करने का जो कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। और जो डेयरी फार्मिंग है यानी डेयरी कृषि का जो कार्य है वो शहरों और औद्योगिक केंद्रों के नज़दीक अधिक होता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है बोर्ड परीक्षा में भी, डेयरी फार्मिंग का कार्य शहरों और औद्योगिक केंद्रों के पास अधिक किया जाता है। क्यों? एक नंबर का बहुत प्यारा प्रश्न भी निकल सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र मतलब शहर और औद्योगिक केंद्र, ये क्षेत्र दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के अच्छे बाजार है, डिमांड है वो इनकी अच्छी रहती है। इसलिए शहरों और औद्योगिक केंद्रों के पास जो डेयरी फार्मिंग है वो ज़्यादा डेवलप होती है। और प्रमुख देशों की बात करें विश्व में जहां पर डेयरी फार्मिंग है वो बड़े लेवल पर की जाती है तो वो देश आते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क
और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दुग्ध कृषि के प्रमुख देश होते हैं। अब बात करते हैं अपने ट्रक कृषि पर। ट्रक कृषि क्या है? नाम देखिए, ट्रक का जिक्र आ रहा है इसके अंतर्गत। देखिएगा, ये भी एक प्रकार की कृषि है। इस विशेष प्रकार की कृषि में साग सब्जियों की कृषि की जाती है। सीधी सी बात है, जहां सब्जियां उगाई जाती है, क्योंकि जब हम सब्जी को उगा लेंगे तो फिर उसको तोड़ के हमें निकट के बाजार में बेचना होता है, क्योंकि सब्जियां टूटने के बाद जल्दी खराब होने का डर रहता है। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है तोड़ने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके उसे बाजार में बेच दिया जाए। तो इसीलिए इसका नाम ट्रक पड़ा है, क्योंकि सब्जी टूटने के बाद जिस जगह से, जिस खेत से सब्जी टूट रही है, उसे निकट के बाजार में अधिकतम एक रात में पहुंचाना होता है। तो उस दूरी को तय करने में हम ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा है। तो ट्रक कृषि शब्द आते ही आपके दिमाग में हमारे घरों में बनने वाली सब्जियां दिमाग में आ जानी चाहिए। तो इस विशेष प्रकार की कृषि में साग सब्जियों की कृषि है वो की जाती है। ट्रक कृषि क्षेत्र और बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा है। भी एक रात में ट्रक है वो सब्जी को लेकर बाजार में पहुंच जाना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की कृषि यानी साग सब्जियों वाली कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। तो ट्रक कहां चलेंगे? ट्रक चलेंगे सड़कों पर। तो इसका मतलब हुआ भी इस कृषि में जो सड़कों का सुविकसित जाल आवश्यक होता है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी ये सब्जियां टाइम पर बाजार में पहुंच पाएगी। और इस प्रकार की कृषि की शुरुआत कहूं या ये शब्द किसने दिया, तो वो दिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने। तो इसकी जो शुरुआत है वो यूएसए में हुई, और नगरों में यानी शहरों में या जहां औद्योगिक केंद्र होते हैं वहां पर नगरों में बढ़ती फल सब्जियों की मांग, तो फल और सब्जियों की डिमांड है वो शहरों में ज़्यादा होती है, और इसके कारण ही कृषि का जो इस प्रकार की जो कृषि है उसका डेवलपमेंट है वो शहरी क्षेत्रों के आसपास अधिक हुआ है, या यूं कहें भी नगरों में मांग बढ़ी है, इसलिए ट्रक कृषि यानी साग सब्जियां किसान हैं वो ज़्यादा बोने लगा है। तो ये थी ट्रक कृषि से जुड़ी हुई प्रमुख बातें जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। भी ट्रक कृषि किसे कहते हैं, ट्रक कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, यूएसए से हुई, या ट्रक कृषि की विशेषताओं की बात आ जाए तो साग सब्जियां उगाना ट्रक कृषि से संबंधित है। अब बात करते हैं कृषि की से जुड़ी हुई अंतिम प्रणाली पर, जिसका नाम है फलों उद्यान कृषि, यानी यहां पर हम फल और फूलों की बात कर रहे हैं। समझिएगा, ट्रक कृषि में हमने सब्जियों की बात की है, तो फलों उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर में हम फल और फूलों की यहां पर बात कर रहे हैं। तो इस विशेष प्रकार की कृषि में फल और फूलों की कृषि की जाती है, और इन फल और फूलों को बेचकर किसान है वो बहुत अधिक मुनाफा है वो कमाता है। तो यानी फलों उद्यान कृषि है वो बहुत बड़ी लाभ का सौदा है। और सेम जिस प्रकार हमने ट्रक कृषि में कहा भी नगरीय क्षेत्रों में मांग के कारण इसका जो बोने का जो एरिया है वो बड़ा है, सेम यही बात यहाँ है। फल और फूलों की जो डिमांड है वो भी नगरों में यानी शहरों में अधिक होती है, तो नगरीय क्षेत्रों में इनकी मांग है वो काफ़ी अधिक रहती है। अब बात करें भी फूल और फल कहाँ किस इलाके में ज़्यादा और कौन से उगाए जाते हैं, तो फलों की बात करें सबसे पहले तो जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर केला, आम, नारियल है वो अधिक उत्पादित किए जाते हैं। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर सेब, नाशपाती है, उनका प्रोडक्शन है वो अधिक होता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बात करें तो जो नींबू वर्गीय यानी मोस्टली जो खट्टे
जो फल है जैसे नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर, उनका उत्पादन है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिक होता है। तो ये तो थी फलों की बात। फूलों की बात करें, जैसे भारत की बात कर लें या किसी भी देश की कर लें, गुलाब और गेंदे का है वो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है, क्योंकि इनकी डिमांड है वो बाजार में अधिक रहती है। तो दोस्तों ये था अपना प्राथमिक व्यवसाय का एक प्रमुख व्यवसाय कृषि, और कृषि के विभिन्न जो स्वरूप प्रणालियां थी उन पर हमने इन 2 वीडियो के माध्यम से आज पूरी कर ली है। उम्मीद करता हूं आप अवश्य ही इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।